बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं एक ओल्ड एज डिबेट जो है उसको सेटल करने जा रहा हूँ कि क्यों वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो रशियन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बेहतर है। इंडिया के पास SU-30 जहाज़ हैं, पाकिस्तान के पास F-16 ब्लॉक 52 के जहाज़ हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल नहीं किया था। पाकिस्तान ने अपने पुराने F-16 को इस्तेमाल किया था, जिसने उनको MLU यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड किया हुआ था। ये मिड लाइफ अपग्रेड जो है ये पुराने F-16 को तकरीबन आप कह सकते हैं कि ब्लॉक 52 वाले F-16 के बराबर ला के खड़ा कर देता है। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो F-16 इस्तेमाल किए थे 27 फरवरी को, वो तकरीबन ब्लॉक 52 के F-16 थे। या आप कह सकते हैं कि उनमें चीज़ें वो लगी हुई थी जो कि एक नए F-16 ब्लॉक 52 के अंदर लगी हुई थी। एनीवे, अब उससे भी जदीद F-16 जो है वो मार्केट में आ चुके हुए हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वजह है कि ये जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी है ये रशियन टेक्नोलॉजी से बेहतर है। मैं चाइनीज़ टेक्नोलॉजी नहीं कह रहा। आगे चल के मैं बताऊंगा कि चाइना की टेक्नोलॉजी में किस तरह से डिफरेंस आ जाता है। चाइना ने चीज़ें तो रशिया से परचेज की हुई हैं, लेकिन उसने उनके साथ जो फिर मॉडिफिकेशंस की हुई हैं वो उनको किसी भी तरीके से रशियन टेक्नोलॉजी नहीं बनाती। वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि जब पहले जंगें होती थी, घोड़ों के ऊपर जंगें होती थी, पैदल फौज होती थी, उस वक्त क्या समझा जाता था? उस वक्त आपके पास घोड़े होते थे, तलवारें होती थी, नेज़े होते थे। अगर आपका घोड़ा जो है वो बेहतर है दुश्मन के घोड़ों से, अगर आपकी फौज के पास फाइटिंग कैपेबिलिटी जो है वो अपने दुश्मन से बेहतर है, आप थोड़े होने के बावजूद भी अपने दुश्मन के ऊपर जो है ना वो ओवरकम कर सकते हो। अगर कोई इन्वेडिंग फौज आ गई है, मैं एक मिसाल देता हूँ, किसी ठंडे इलाके से कोई इन्वेडिंग फौज आ गई है और वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठ के आई है, उसके घोड़े अगर गर्म एरिया के अंदर आके तो जंग लड़ने हैं, हो सकता है वो एक्लेमेटाइज ना कर सकें। यहाँ पे आके वो जो घोड़े और वो जो फौजी हैं वो अच्छे तरीके से सरवाइव ना कर सकें और ज्यादा होने के बावजूद भी वो जंग हार जाएं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। पहले सिर्फ 2-4 फैक्टर होते थे। बहादुरी एक फैक्टर था डेफिनेटली, लेकिन आपका इक्विपमेंट यानी कि आपकी तलवारें, जिरा, नेज़े वगैरह जो थे वो होता था। वो आप अपने मुताबिक जो है उनको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद आपके घोड़े होते थे, आपकी सवारी होती थी कि वो किस किस्म की है। ये थोड़ी सी चीज़ें थी। लेकिन जिस तरह ये वॉर मॉडर्नाइज होती गई, बीच में वर्ल्ड वॉर 1 आई, वर्ल्ड वॉर 2 आई, उसमें आपके पास ये जहाज़ आ गए। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो असला था वो आज ऑलमोस्ट जो है वो रिडंडेंट हो चुका हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 का कोई भी असला जो है वो आज इस्तेमाल किया जा रहा हो। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई तो उसके बाद जब ये कोल्ड वॉर शुरू हुई तो उस वक्त जो ज़्यादा फोकस था वो ये कंप्यूटर्स पे आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ गया। आज आप कोई भी वेपन ओपन करके देख लें, उसके अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलेगी। रेडार्स जो थे, जो पहले मैकेनिकल हुआ करते थे, रेडार्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कलीदी किरदार अदा किया। ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपने आप को जर्मन रेड से सेव करने के लिए ये रेडार जो थे उनको डेवलप किया। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मजीद बेहतर हुए। लेकिन आज के जो रेडार्स हैं वो पिछले रेडारों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुके हुए हैं। आज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार आ चुके हुए हैं। पहले पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार आया जो इंडिया के SU-30 के अंदर लगा हुआ है, जो रशिया के SU-35 के अंदर लगा हुआ है। फिर उसके बाद एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार्स आए जो अमेरिका के F-22 के अंदर लगा हुआ है, जो अमेरिका के F-35 के अंदर लगा हुआ है। अब पाकिस्तान ने भी ये जो अपना ब्लॉक 3 वाला JF-17 थंडर बनाया, उसके अंदर भी उसने ये चाइनीज़ ईसा रेडार जो है उसको लगाया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार हो गया हुआ है आज की जंग में। हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आ गई हुई है। आपकी ये जो गेम कंसोल्स होते हैं, आपके ये जो मोबाइल्स होते हैं, हर 6 महीने के बाद एक नया मोबाइल आ जाता है। बल्कि ये तो मैं गलत कह रहा हूँ, हर रोज़, हर दिन, हर महीने जो है वो नए से नए मोबाइल्स आ रहे होते हैं। SoCs जो है वो अपने नई से नई चिप्स जो है वो आपके सामने ला के रख रही हैं। मुख्तलिफ किस्म की कंपनीज हैं, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, एप्पल अपनी चिप खुद बनाता है, इंटेल है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि किस तरह से ताइवान जो है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स जगह है। वहाँ पे चाइना भी हमला नहीं कर सकता। उसकी बहुत सी रीजन है, क्योंकि चाइना को अपनी तरक्की के लिए ताइवान का सर्वाइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जंग होती है, वहाँ पे तबाही होती है। चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ताइवान जो है वो उसको तबाह कर दे, क्योंकि ताइवान के अंदर दुनिया की 90% हाई एंड चिप्स जो हैं वो बनती हैं। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे के एक टूथब्रश से लेके एक हाई एंड मर्सिडीज तक के अंदर जो है वो ये चिप्स इस्तेमाल होती हैं। ये जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, ये जो B-21 बॉम्बर आ रहा है, ये जो आपके F-22 हैं, ये जो आपके F-35 हैं, इन सब के अंदर जो है ये हाई एंड चिप्स इस्तेमाल होती हैं। एक एक चीज़ के अंदर ये चिप्स जो है इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि रशिया जो है बेसिकली इन चीज़ों के अंदर जो है ना वो पीछे रह गया वेस्ट से। 2022 के अंदर जब ये रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो तमाम दुनिया की ये जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उन्होंने रशिया को ये जो चिप्स है ना इनकी सप्लाई बंद कर दिया। रशिया के लिए ये छोटी बात नहीं है।
रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सी कंपनी जो है वो रशिया को ये चिप्स वगैरह फराहम कर रही थी। बाइकॉल थी, CST थी, STC मॉड्यूल थी, उसके बाद इंटेल, AMD, इन सब ने अपनी जो चिप्स है ना वो रशिया या उसकी कंपनीज को देने से जो है वो इनकार कर दिया। अच्छा, अब रशिया की अपनी भी अब एक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है। रशिया बहुत देर से इसको जो है वो बढ़ाता चला आ रहा था, लेकिन वो किस लेवल के ऊपर था। देखिए, आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये जो Su-30 जहाज है ये बना तो रशिया के अंदर ही है ना। इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो ज़्यादातर रशियन है। कभी भी अमेरिका जो है वो रशिया को ऐसे इक्विपमेंट नहीं देगा कि जिससे रशिया जो है ना वो कोई बेहतर चीज़ बना सके, या इवन रशिया भी ये नहीं कभी सोचेगा कि मैं एक ऐसा Su-30 जहाज बनाऊं जिसके अंदर मुझे जो है वो अमेरिकन चिप इस्तेमाल करनी पड़े। रशिया को भी पता है कि जिस तरह अब अमेरिका ने जो है वो मेरे ऊपर एम्बार्गो लगा दिया, तो रशिया को तो ये पहले से पता था कि अमेरिका मेरे ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा देगा, तो जो मेरा अपना मिलिट्री इक्विपमेंट है वो रिडंडेंट हो जाएगा, मैं उसको खुद से इस्तेमाल नहीं कर सकूंगा, एक्सपोर्ट तो दूर की बात है। ये आपने बस ज़हन में रखना है कि ये जो सारा रशियन इक्विपमेंट है ना, इसके अंदर जो चिप्स वगैरह इस्तेमाल हुई हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल हुई हैं, वो सारी की सारी रशियन हैं। अच्छा, बात हो रही थी कि ये जो रशिया अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसको बहुत जो है वो एडवांस करता चला रहा है। कितनी एडवांस करता चला रहा है अभी आपको सारा बताता हूँ। रशिया ने जितना भी जोर लगा दिया इस फील्ड में, लेकिन वो चाइना, ताइवान और वेस्ट को नहीं पकड़ सका। जब सोवियत यूनियन था उस वक्त और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़ा जो था वो एक गैप था। एक वक्त ऐसा था कि रशिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स थे उन तमाम की कंप्यूटिंग पावर जो थी वो के एक क्रेज सुपर कंप्यूटर जितनी नहीं थी। क्रेज सुपर कंप्यूटर शायद आपको नहीं पता, क्रेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका बनाया करता था और ये उस वक्त दुनिया के मशहूर तरीन सुपर कंप्यूटर्स में शुमार होता था इसका। और अमेरिका का एक सुपर कंप्यूटर जो है ना उसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी ज़्यादा थी जितनी पूरे रशिया के अंदर तमाम कंप्यूटर्स को मिला के बनती थी। फिर एक और ऐसा वाकया हुआ कि जिसने रशिया को जो है ना वो हिला के रख दिया। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ ना, तो रशिया की जो 96% सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी ना वो रशिया में नहीं थी। वो या तो यूक्रेन के अंदर थी, या वो ईस्ट जर्मनी में थी, या वो बेलारूस के अंदर थी। यानी कि जो ये फैब्स होती हैं जिनको फैब्रिकेशन प्लांट्स कहा जाता है, सोवियत यूनियन ने ये जो थी ये ईस्ट जर्मनी में लगाई थी, बेलारूस में लगाई थी, या आज के यूक्रेन में लगाई थी। क्योंकि उस वक्त बेलारूस, यूक्रेन वगैरह जो थे इकट्ठे थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। इस वजह से ये जो फैब फैक्ट्रीज थी ये इन ममालिक में लगी हुई थी, ईस्ट जर्मनी में, बेलारूस में और यूक्रेन में। रशिया के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। रशिया एकदम जो है वो जीरो हो गया। उसको यूक्रेन और बेलारूस से जो है ये चिप्स वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ गई। अब जिस चीज़ को आप रेगुलेटरी तौर पे नहीं कंट्रोल कर सकते, आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। बेलारूस इन प्लांट्स के R&D में कितना पैसा लगाता है, रशियंस इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। यूक्रेन इन प्लांट्स की R&D में कितना पैसा लगाता है, रशिया इसको कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस वजह से रशिया को वही चीज परचेज करनी पड़ी जो ये मुल्क उसको फराहम कर रहे थे। उस वक्त सोवियत यूनियन टूटा हुआ था, रशिया के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वेस्ट ने भी उस वक्त ना थोड़ी सी मदद की रशिया की। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि रशिया जो है वो जीरो हो जाए एकदम ही, और वो अपना असला बेच के जो है वो काम करना शुरू कर दे। इस वजह से वेस्ट ने उस वक्त रशिया की थोड़ी सी हेल्प की, और ये सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है इसमें रशिया को जो है वो उन्होंने एक्सपोर्ट्स की। 2020 के अंदर रशिया के जो सबसे बड़े ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर्स थे उनके अंदर मलेशिया शामिल था, चाइना शामिल था, वियतनाम शामिल था, अदर चाइना शामिल था। अदर चाइना आई बिलीव ये ताइवान को कहते हैं, कोरिया था, बेलारूस है। यानी कि इन ममालिक से जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो रशिया मंगवाता है 2020 तक। मलेशिया, चाइना, वियतनाम, ताइवान, कोरिया और बेलारूस। 2014 के अंदर रशिया ने क्राइमिया को जो है वो एनेक्स कर लिया अपने साथ। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो है वो रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा दी। उस वक्त रशिया ने डिसाइड किया कि वो अपनी चिप इंडस्ट्री को जो है ना वो बूस्ट देगा। रशिया की जो इस वक्त सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री है ना उसका नाम है JSC माइक्रोन ग्रुप। ये एक साल के अंदर 500 मिलियन चिप्स जो है वो तैयार करता है। ये इंटीग्रेटेड डिजाइन जो है ये अपने खुद से तैयार करता है। और रशिया जितनी भी एक्सपोर्ट्स करता है, ये असले की एक्सपोर्ट करता है या जो भी और भी किस्म की एक्सपोर्ट करता है, उनके अंदर 54% जो ये चिप्स लगी होती है ना वो ये माइक्रोन ग्रुप की तरफ से बनी हुई होती हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। यानी कि 54% चांस ये है कि ये जो Su-30 के अंदर चिप्स वगैरह लगी हुई हैं ये रशियन माइक्रोन ग्रुप की जो है वो बनी हुई हैं। अब इसकी ये जो चिप्स हैं ये कितनी ज़्यादा अच्छी हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इस कंपनी को सोवियत यूनियन ने 1964 के अंदर जो है वो रेज किया। 1970 में जो है इसका एक माइक्रो प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसको बनाया गया और उसने जो है वो ऐसी चिप्स रशिया को देनी शुरू की जो कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर लगती थी या उसके स्पेस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती थी। बैंक्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो इस कंपनी की जो चिप्स है ना वो इस्तेमाल करती हैं।
इसका आज जो टोटल प्रॉफिट है ना वो तकरीबन $260 मिलियन है। इतनी ही बड़ी कंपनी है ये। आप इसके मुकाबले में इंटेल का प्रॉफिट देखें, आप इसके मुकाबले में TSMC का प्रॉफिट देखें जो कि इस वक्त लीडिंग जायंट्स हैं, आप इसके मुकाबले में AMD का प्रॉफिट देखें, स्नैपड्रैगन का प्रॉफिट देखें, आप इसके मुकाबले में क्वालकॉम का प्रॉफिट देखें जो स्नैपड्रैगन की चिप्स बनाता है, तो आपको पता लगेगा कि ये माइक्रॉन ग्रुप कितना छोटा सा ग्रुप है। अब आपको पता है कि ये जो इस वक्त लेटेस्ट क्वालकॉम की चिप है या ये जो लेटेस्ट एप्पल की चिप है A15 बायोनिक जिसको उन्होंने नाम दिया है, ये कितने माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर जो है वो तैयार की गई है। आई बिलीव कि ये सिर्फ 5 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर जो है वो तैयार की गई है। अब 2007 के अंदर माइक्रॉन कंपनी जो कि ये रशिया की कंपनी है, ये एक चिप बना रही थी। उसकी अपनी तरफ से ये बड़ी लेटेस्ट चिप थी, वो 180 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर जो है वो डिजाइन कर रही थी और ये भी वो खुद से नहीं थी बना सकती। इस 180 नैनोमीटर प्रोसेस वाली चिप को बनाने के लिए भी उसको एक दूसरी कंपनी थी जिससे उसने जो है वो इक्विपमेंट परचेज किया था। उस कंपनी का नाम था STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर इसी STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से इन्होंने माइक्रॉन कंपनी ने एक मुआहदा किया 2010 के अंदर कि आप हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दें कि हम एक 90 नैनोमीटर वाली चिप जो है वो उसको तैयार कर सकें। और इसकी जो प्रोडक्शन थी वो 2012 के अंदर स्टार्ट हुई थी, यानी कि 2012 के अंदर रशिया जो है वो इस काबिल हुआ था कि वो 90 नैनोमीटर प्रोसेस वाली एक चिप तैयार कर सके। और आपको पता है कि ये जो इंटेल, AMD और ये जो TSMC हैं, ये 90 नैनोमीटर प्रोसेस वाली चिप्स कब से तैयार करती चली आ रही हैं? ये 2003 से ऐसी चिप्स जो है वो तैयार करती चली आ रही हैं। यानी कि उसी वक्त जो रशिया था ना वो तकरीबन 9 साल पीछे था अमेरिका से, 9 साल पीछे था वो चाइना से। चाइना में भी ये चिप्स जो है वो तैयार होती हैं। TSMC जो कि ताइवान की कंपनी है जो कि एप्पल के लिए चिप्स तैयार करती है, उसके प्लांट्स चाइना के अंदर भी मौजूद हैं। चाइना भी उस वक्त ये 90 नैनोमीटर वाली जो चिप्स थी उसको अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहा था 2003 से, और रशिया ने ये 90 नैनोमीटर प्रोसेस वाली जो चिप्स थी इनको 2012 के अंदर बनाना शुरू किया। फिर 2014 के अंदर ये जो रशियन कंपनी माइक्रॉन है, इसने खुद से एक चिप डिजाइन की 65 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बनाई। लेकिन वो जो चिप थी उसको कमर्शियली वो प्रोड्यूस नहीं कर सके, सिर्फ लैब के अंदर उन्होंने बनाई, उसको टेस्ट किया, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसको वो कमर्शियली जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सके। और आपको पता है कि ये जो TSMC जो एप्पल की चिप्स तैयार कर रहा है, ये 65 नैनोमीटर वाली चिप कब से तैयार करता चला रहा है? ये 2005 से जो है वो ये चिप तैयार करता चला आ रहा है। पहले ये गैप 9 साल का था, फिर ये गैप मजीद बढ़ता चला गया और आज रशिया जो है वो वेस्ट से और चाइना से बहुत ज्यादा पीछे है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि चाइना भी तो रशिया के फ्लैंकर्स इस्तेमाल करता है, ये J11 क्या है, ये J16 क्या है? वेल, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो J16 है क्या ये बिल्कुल वही फ्लैंकर है जो कि आप इस वक्त रशिया में देखते हैं? क्या ये बिल्कुल वही फ्लैंकर है जो इस वक्त इंडिया इस्तेमाल कर रहा है? जमीन आसमान का फर्क है। चाइना ने ठीक है जहाज वहां से ही लिया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसकी एक एक चीज जो है उसको बदल के रख दिया। मुझे तो सिर्फ हैरत एक बात पे होती है, और मैं खुद देखना भी चाहूंगा और मैं खुद समझना भी चाहूंगा कि इतने बड़े नोज कोन के अंदर चाइना ने एक ऐसा रेडार जो है वो फिक्स किया हुआ है J16 के, उसकी पावर क्या होगी? 2 उसके जो है वो जेट इंजन उसको पावर दे रहे हैं, तो उनकी पावर कितनी होगी उस ऐसा रेडार की? F15 के अंदर भी एक ऐसा रेडार लगा हुआ है, उसको भी 2 जेट इंजन जो है वो पावर दे रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई तीसरा ऐसा जहाज है जिसका साइज बहुत बड़ा है और उसके अंदर भी 2 जेट इंजन लगे हुए हैं और उसकी नोज कोन के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा रेडार लगा हुआ है, तो वो इस वक्त चाइना का J16 है। रशिया के Su-35 के अंदर भी पीसा रेडार लगा हुआ है, इंडिया के Su-30 MKI के अंदर भी पीसा रेडार लगा हुआ है। पाकिस्तान जो F-16 इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर मैकेनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगा हुआ है, लेकिन उसकी कंप्यूटिंग पावर इतनी अच्छी है, इतनी ज्यादा है कि आई बिलीव कि वो ये इंडिया के Su-30 MKI को जो है ना वो 1 मिनट के अंदर रगड़ देगा। और यही हुआ है 27 फरवरी को। ये जो रेडार्स होते हैं ना, इनका कम्बिनेशन होता है मिसाइल के साथ। Su-30 ने एक सिंगल मिसाइल फायर नहीं किया उस दिन, इतना बड़ा फेलियर है ये Su-30 का और रशियन टेक्नोलॉजी का। जबकि पाकिस्तान का ये जो F-16 था इसके अंदर मैकेनिकली स्कैन्ड अरे रेडार लगा हुआ है, 2 AMRAAM उसने फायर किए, दोनों जाके हिट किए। तो ये एक ऐसा बेसिक डिफरेंस है जिसने रशिया को बहुत पीछे छोड़ दिया हुआ है और वेस्ट बहुत आगे निकल चुका हुआ है। और चाइना जो है वो भी लकी रहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना में ये हाईटेक के अंदर इन्वेस्ट किया। चाइना के अंदर ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एप्पल हो गई और दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करती रहीं और वो जो हाईटेक टेक्नोलॉजीज हैं वो चाइना के अंदर आती रहीं। उसका अपना HR जो है वो ग्रो कर गया और आज चाइना जो है वो खुद से अपने मुल्क के अंदर ये हाईटेक चिप्स जो है इनको तैयार करता है, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उनको तैयार करता है। पीछे कौन रह गया? पीछे रशिया रह गया। और आज आप देख सकते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन के अंदर भी एक डिसाइसिव विक्ट्री जो है वो नहीं हासिल कर सका। रीजन क्या थी? मैं समझता हूँ कि ये जो रशिया ने इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के अंदर जो इन्वेस्ट नहीं ना किया वो उसको जो है उन्होंने पीछे कर दिया।
अब इसी साल जो आईफोन आएगा उसके अंदर जो है वो 3 नैनोमीटर प्रोसेस वाली चिप इस्तेमाल होगी। क्वालकॉम जो अगला स्नैपड्रैगन निकालेगा, आई बिलीव वो उसने अभी भी जो स्नैपड्रैगन उसने 8 Gen 1 वाला निकाला हुआ है वो भी आई बिलीव के 3 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर तैयार हुआ हुआ। रशिया से ये जो है ना ये बहुत बड़ी गलती हो गई कि रशिया ने अपने आप को जो है ना इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया। चाइना ने इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइना एआई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना इन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना नई टेक्नोलॉजीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। वो कभी भी वेस्ट से उस तरह से पीछे नहीं रहेगा जिस तरह से रशिया रहा है। तो ये एक मेरी सोच थी। मैंने सोचा कि मैं देखूं कि क्या एक बेसिक वजह क्या थी कि जिसकी वजह से रशिया जो है वो वेस्ट से पीछे रह गया और आज चाइना जो है वो भी रशिया से आगे निकल गया। तो मुझे तो ये समझ में आती है कि रशिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाए और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रशिया जो है वो अमेरिका से और चाइना से पीछे रह गया। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।